नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हर सप्ताह हम बड़ी राजनीतिक खबर पर बातचीत करते हैं और इस हफ्ते की जो बड़ी राजनीतिक खबर है, वो आई है उत्तर प्रदेश से। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ है और उसके बाद से ही उद एक दबी ज़ुबान से बातचीत हो रही थी कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन ये बातें इस हफ्ते उभर कर सामने आ गई जब उनके राज्य की कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें तमाम तरह की बयानबाजी हुई और पूरी बात इस बात पर फोकस आ गया कि इस हार के लिए ज़िम्मेदार कौन है और इसके परिणाम क्या होंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजकिशोर, जो कि बुलंद भारत टीवी के संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। उसके अलावा भी आप बड़े-बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों में काम कर चुके हैं राजकिशोर, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी खासी दखल है। उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और राजकिशोर जी के अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय विद्रोही, जो कि न्यूज़ तक के दर्शकों के लिए चिरपरिचित चेहरा है। विजय जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश की राजनीति पर उनकी पैनी नज़र रहती है। तो राजकिशोर जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा कि मुझे एक बयान याद आता है जो लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो उस समय ये कहा गया था कि भाजपा के बड़े नेताओं ने तो इसका कोई खंडन नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को ही खुद अपने बचाव में आकर कहना पड़ा था कि ये प्रोपेगेंडा है, गलत खबर है और उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है। इस तरह के बयान आ गए थे। लेकिन जब केजरीवाल ने कहा था तब तो ये आधार था कि 400 पार अगर बीजेपी हो जाएगी, एनडीए हो जाएगा, एक बड़ा बहुमत आ जाएगा, तब वो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। ये उनके कहने का आशय था। लेकिन अब राजकिशोर जी, जब बीजेपी की टैली जो है 33 पर आ गई, 64 से या 73 से 33 पे आ गई 2014 की तुलना में, तो वापस ये बात शुरू हो गई है, ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वहाँ पर कोई परिवर्तन होगा क्या? तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि 400 पार के बाद जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत ऑब्वियस रीजनिंग जिसको बोलते हैं, जो चर्चा आम थी। क्योंकि आप याद करिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरीके की बातें उठी थी कि योगी आदित्यनाथ वहां से बदले जा सकते हैं। और इसको लेकर केंद्र और राज्य के बीच में तमाम कुछ नेताओं के बीच मनमुटाव की बात भी आ रही थी। आप जानते हैं, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक तौर पर बहुत शातिराना खेल खेला और शातिर तरीके से बात जैसे ही सामने रखी। आप जानते हैं कि यूपी में और बिहार में, वैसे तो पूरे देश में ही जातियों का पूरा खेल होता है, जातियां बहुत प्रधान रोल अदा करती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस बयान ने और खासतौर से जो छतरी वाली कंट्रोवर्सी जो गुजरात से हुई रूपाला जी के बयान से, वो यहां पर बहुत ठीक से बाई की गई। पिछड़ों का वोट जो अखिलेश ने पीडीए वाला जो काम किया और जिस तरीके से राहुल और अखिलेश मिलकर लड़े, उससे निश्चित तौर पर तमाम जो गैर यादव ओबीसी और गैर माना जाता था कि जो जाटो नहीं आ सकता है इनके साथ में, उसका भी कुछ हिस्सा आया, चूंकि संविधान का नैरेटिव और तमाम चीजें। अब जब ये पूरी बहस हो गई तो देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो 400 पार अगर हो जाते या 350 सीटें भी आ जाती तो गुजरात की सरकार पूरी की पूरी बदल दी। यहां तक कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का ऐसा चेहरा था कि जिनके नाम पर भी लगातार वोट मिले। तो ये इस बार भी चुनाव हुआ था तो शिवराज चौहान कोई उसमें मतलब ऐसा नहीं था कि वो नेपथ्य में थे, वो मुख्यमंत्री थे वहां पे और लोग मान के चल रहे थे कि उनको बनाया जाएगा। तो जब ताकत आपकी केंद्र में होती है तो आपके लिए फैसले लेना आसान हो जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो नुकसान जिस तरीके का हुआ, तो योगी आदित्यनाथ का क्या है हाल ऑफ फेम। 2016 में जब वो बनते हैं तब वो चेहरा नहीं थे, वो मोदी के नाम का वोट था या एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, उसको जो भी कहा जाए। उसके बाद 2019 का जब चुनाव होता है तो उसमें अगर आप देखें तो यूपी में सीटें जो 2014 की तुलना में कुछ कम होती, चूंकि अलायंस जरूर था। उसके बाद 2022 में भी सीटें कम होती हैं। तो ये जो तर्क योगी को हटाने के लिए दिया जा सकता है, दे सकते हैं कि भाई योगी के समय में लगातार सीटें भी कम हुई हैं, वोट भी कम हुए हैं। और जिस तरीके के उपचुनाव आपको याद होगा कि 2016 के बाद जब उपचुनाव हुए तो वो गोरखपुर की सीट भी नहीं बचा पाए थे। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अब क्या केंद्र इस स्थिति में है, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि योगी भी कहीं अगर उनको छेड़ा गया तो नए कल्याण सिंह ना बन जाए, ये खतरा भी बहुत ज्यादा मंडरा रहा। और योगी पहली बार नहीं है, वो गुजरात में वहां गोरखपुर में आप याद करिए कि मेयर उन्होंने
एक किन्नर को बनवा दिया था जब भारतीय जनता पार्टी को उनको सबक सिखाना था। और तो और जाने दिए, शिव प्रताप शुक्ला वहां के बहुत बड़े नेता थे, शिव प्रताप शुक्ला को भी उन्होंने हरवा दिया था। तो वो चूंकि आए हैं, उनकी हिंदू अपनी वाहिनी है, युवा वाहिनी है, उसके साथ जुड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के वो उस तरीके के प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का चेहरा हिंदुत्व का सबसे प्रखर चेहरा हो गया। कम से कम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में भी मोदी के बाद योगी का नाम तो लिया जाने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय यह फैसला लेना ये बहुत कठिन होगा। अब इसमें आरएसएस रिलक्टेंट रहता है, वीटो लगाता है, क्या होता है ये देखना सर बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी योगी को हटा पाना इस तरीके से आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब जीत आपकी थी तो हार की कुछ जिम्मेदारी केंद्र को भी लेनी पड़ेगी। नहीं तो विजय जी, जो राजकिशोर जी कह रहे हैं कि जब केंद्र मजबूत होता है तो उसके लिए फैसले लेना आसान होता है राज्यों में, जो कि कांग्रेस के समय में भी होता था कि, या बल्कि कांग्रेस भी जब विपक्ष में था तो केंद्र जब कमज़ोर हुआ तो राज्यों की मतलब उनका ताकत बढ़ गई या उनकी मनमानी बढ़ गई, आप कह सकते हैं। तो अब जब ऐसा लग रहा है, कम से कम सीटें कम होने की वजह से, कि केंद्र सरकार या केंद्रीय बीजेपी थोड़ी कमज़ोर हुई है, तो उसका फ़ायदा तो लखनऊ में होना चाहिए था। लेकिन जो पिछले हफ्ते भर का घटनाक्रम है, उससे ये लग रहा है कि दिल्ली ही जो है कहीं लखनऊ पर भारी न पड़ जाए। आपने सही कहा कि जब केंद्र कमजोर होता है तो राज्यों के जो स्थानीय छत्रप हैं, उनकी थोड़ी बाँछें खिल जाती हैं, वो खुलकर राजनीति खेलने लगते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर कहानी ये नहीं लगती। मुझे लगता है मोटे तौर पर मोदी के बाद कौन वाली कहानी है जिसको जिसको लेकर लखनऊ और दिल्ली के बीच में दंगल चल रहा है। ये अब आप देखिए 7-8 दिन कम से कम हो गए बयानबाजी के दौर को चलते हुए। जेपी नड्डा मिलते हैं केशव प्रसाद मौर्य से, भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन एक भी खंडन जारी नहीं होता कि जो मीडिया में चल रहा है वो गलत है, भ्रामक है, योगी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा, ऐसा कुछ एक भी खंडन नहीं आया है। दूसरा, जो रिपोर्ट पेश की गई है, रिपोर्ट भी इस तरह से पेश की गई है जिसके अंदर मैं पढ़ रहा था 40,000 लोगों से बात करके, मोटे तौर पर योगी सरकार, उनकी सरकार के कामकाज के तरीके, पेपर लीक होना, कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखा जाना, मायावती का कमजोर होना, तमाम कारण, बुलडोजर चलाना, ये तमाम कारण बताए गए हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हार से दिल्ली डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और लेकिन अपने ऊपर वो कोई भी चीज नहीं लेना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि योगी जी एक अनुशासित सिपाही की तरह हार का ठीकरा अपने सर पर ले लें। अगर जीत का सारा श्रेय दिल्ली उठाता रहा है, तो हार की कम से कम सामूहिक जिम्मेदारी तो दिल्ली उठा सकता है। और उधर योगी कस से मस नहीं हो रहे। वो पहले भी एक बार खबरों में छपा था कि उनको जब पहले हटाने की कवायद की गई थी, तब उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही थी कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, मैं अपने मठ में चला जाऊंगा। तो आला कमान इस बात से भी थोड़ा डरा सहमा है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन इस समय किया गया, वो मठ में चले गए, तो भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो अभी पिछले 2 दिनों से कुछ ऐसा लग रहा है कि बयानबाजी ना करने की सलाह दी गई है। ये सब भी मीडिया के थ्रू आ रहा है। पार्टी के ऑफिशियल लाइन से एक भी चीज सामने नहीं आ रही है, जिससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं टकराहट है। मोटे तौर पर लोग कह रहे हैं कि अमित शाह बनाम योगी का ये झगड़ा है असल में, और 2029 के बाद उत्तराधिकारी कौन, इसको लेकर जंग अभी से ही शुरू हो गई है। अमित शाह ने देखा है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही कैसे मोदी ने अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी थी। तो अब अमित शाह को लगता है कि 2024 में जीत के बाद, और ये देखते हुए कि ये अंतिम कार्यकाल बहुत संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एज एन प्रधानमंत्री होगा, तो अभी से जगह बनानी शुरू कर दो और संघ की नजर में कोई विकल्प नहीं छोड़ो। ये भी हो सकता है यार, इस वजह से दिल्ली लखनऊ की घेरेबंदी करने में लगी हुई है। मिलिंद, तो राजकिशोर जी, जो विजय जी बात कह रहे हैं कि लड़ाई दरअसल जो है ये 2029 की है या बीजेपी की आंतरिक लड़ाई है, और आज मैंने नीरजा चौधरी को भी पढ़ा, उन्होंने नवभारत टाइम्स में एक लेख लिखा है, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया है। उन्होंने संघ के जो नेता हैं उनके हवाले से एक बात कही है। उनका कहना ये है कि 2016-17 तक ये माना जाता था कि अगर बीजेपी के कोई नेक्स्ट जनरेशन है या जो नए मतलब अगली पीढ़ी है, तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व करने की क्षमता 2 लोगों में है। एक है योगी आदित्यनाथ और दूसरे देवेंद्र फडणवीस।
लेकिन उन्होंने ये कहा कि संघ के नेता ने उनको ये कहा कि इसमें अब अमित शाह की भी एंट्री हो गई है, जो कि पहले नहीं थी। तो क्या ये मतलब लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश के नतीजों के कारण है, या जैसे विजय जी ने कहा कि ये आगे की या उत्तराधिकारी की लड़ाई है ये? देखिए, उत्तराधिकारी की लड़ाई तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि ऊपर मोदी नीचे योगी का नारा उत्तर प्रदेश से बहुत सुविचरित रणनीति के तहत दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ में एक चीज और अगर आप देखेंगे, एक काउंटर नैरेटिव जो तैयार होता है ना, वो विपक्ष के लिए तैयार होता है। अगर योगी आदित्यनाथ की अगर पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वो सारा काउंटर नैरेटिव तैयार हो रहा है अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के लिए, या दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के लिए। और गाहे बगाहे जो खबरें आती, चूंकि अभी इतनी हिमाकत वो खुलकर नहीं कर पा रहे हैं कि सीधे मोदी और शाह पर प्रहार कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम अन्य सोर्सेज हैं उनके जरिए, चूंकि माध्यम खबरों के तमाम हो गए हैं, तो उनके जरिए कहीं ना कहीं उन पर प्रहार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इनके खिलाफ सीधा मोर्चा खोला गया। देखिए, ये तो सच है, अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो लगातार जो पेपर लीक का विषय था वो महत्वपूर्ण था। आरक्षण के मुद्दे पर जो प्रमोशन है या जो नियुक्तियां हैं, वो एक वहां पर बड़ा मुद्दा था। जिस तरीके से गैर यादव और गैर जाटो वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटका है, निश्चित तौर पर केंद्र की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि टिकट बांटने में केंद्र की ज्यादा भूमिका थी और टिकट खराब बांटे गए। आपको याद होगा सर, हम लोग तब भी चर्चा कर रहे थे कि टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत विषय है, लेकिन जो राज्य के मुद्दे थे, आप एक तरफ कानून प्रशासनिक व्यवस्था को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन आप एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, यह सच्चाई है। बुलडोजर जब आपका चलता है तो उसमें संवेदनशीलता भी कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है। ये ठीक है, जब तक मुख्तार अब्बास नकवी पर कार्रवाई होती है, अतीक पर कार्रवाई होती है, तब तक तो चीजें ठीक होती है, लेकिन इसके बाद कार्रवाई का क्या हुआ? आप एक परीक्षा भी, तो ये जो विषय है वहां धीरे धीरे कहीं ना कहीं आ गया। और एक बात तो तय है, एक पूरा ट्रेंड देख लीजिए, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक पूरे यूपी में खास कम्युनिटी के लोगों ने, मगर मैं छत्री जाति की बात करूं तो वहां पर तमाम लोगों के अगर आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे, तो ये जो नैरेटिव था जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया था कि इनको हटा देंगे, तो वो एक बार एकजुट होते दिखाई पड़े। अब क्या हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे जो दूसरे ओबीसी नेता या ये जाट नेता आपके हो गए जो वहां प्रदेश अध्यक्ष बने, इन्होंने इसको मुद्दा बनाते हुए शुरू कर दिया कि अगर अभी आपने सोशल इंजीनियरिंग शुरू नहीं की, ठीक नहीं की, तो निश्चित तौर पर ये दूसरा पार्ट बनने जा रहा है। और ये लगातार उन चीजों में लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। तो ये केंद्र और राज्य की लड़ाई तो निश्चित तौर पर है, लेकिन सर मुझे लगता है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि 2022 में अगर संघ बीच में ना आया होता तो उस समय भी हालात खराब होने थे। इस समय संघ बिल्कुल जो है निरपेक्ष दृष्टि से, मतलब निरपेक्ष क्या कहूं, मतलब वो सिर्फ विजिटर की भूमिका में है, सीधे दखल नहीं दे रहा। और मोहन भागवत जी का जो आज का बयान है, जो झारखंड से कल का बयान है, जिस पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया की है, तो निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर बहुत कुछ चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ का, और देखिए 80 सांसदों वाला जो होता है, जैसे 80 सांसदों का जो खुमार जो होता है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, हमने तमाम मुख्यमंत्रियों को देखा है, राष्ट्रीय पार्टी के वो तो मुख्यमंत्री हैं, मैंने तो वहां पर देखा है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, जब भी कोई बनता है तो सीधे दिमाग में चढ़ता है कि दिल्ली अब दूर नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हिंदुत्व की छवि, अविवाहित भी हैं वो, तो कुल मिला के इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो उनका जो इकोसिस्टम है, क्योंकि मुझे बार बार ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कहा तो संसद में था विपक्ष के इकोसिस्टम से लड़ने के लिए, लेकिन जो यूपी का इकोसिस्टम है और जो उनकी टूल किट है, उससे इस समय केंद्र का लड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो आज की तारीख में अभी मजबूत स्थिति में है। नहीं तो राजकिशोर जी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब संघ शायद इसमें यूपी के मामले में दखल देगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को अरुण कुमार जी जो सह कार्यवाह है वो बैठक करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन विजय जी, मैं आपको दोबारा जो राजकिशोर जी ने बात कही थी कि जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बीजेपी का ग्राफ यूपी में नीचे गिरता जा रहा है। मतलब 2017 में 2014 में बल्कि 73 सीटें आई, 2017 में भी बम्पर जीत हुई, तब भी जो है योगी चेहरा नहीं थे, तब मोदी चेहरा थे। 2019 में भी जो है सीटें कम हुई 2014 के मुकाबले। हालांकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस समय सपा और बसपा का एक बड़ा गठबंधन था, फिर भी उनको 64-65 सीटें आ गई। फिर ये कहा गया कि 2022 में और सीटें कम आई 2017 के मुकाबले, भले ही सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेम ऐसा शिफ्ट किया जा रहा है कि योगी के कार्यकाल में बीजेपी का ग्राफ यूपी में नीचे जा रहा है। लेकिन ये बात तो वैसे ही हो गई ना कि जैसे कांग्रेस में भी होता था कि भाई जीत गया तो गांधी परिवार और हार गया तो राज्य का मुख्यमंत्री।
तो मतलब ये तो बात वापस वहीं जा रही है कि भाई जीत हुई तो मोदी की और हार हुई तो योगी की। बिल्कुल यही बात मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी कि जीत का सारा श्रेय जब मोदी के सर पर बनता है, तो हार की कम से कम सामूहिक जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। अब अगर बीजेपी अगर योगी के एंगल से देखा जाए उनके खेमे के अनुसार, तो उनका कहना है कि जब बुलडोजर पहले चल रहे थे तब तो किसी को ऐतराज नहीं हुआ था। यही बीजेपी का आला कमान है जिसने स्टार प्रचारक के रूप में पेश किया, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया, देश भर में घुमाया। और फिर जो खबरें पहले बीच में आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में कोमी कपूर ने अपने कॉलम में भी लिखा था कि कैसे जब 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी तो 2 घंटे तक योगी इंतजार करते रहे और दूसरे कमरे में बैठकर मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा 50 कैंडिडेट के नाम फाइनल करके आए। और योगी की तरफ से कहा गया कि 35 सांसदों के टिकट काट देने चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी के कारण उनके जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है, नहीं काटे गए टिकट, उसमें से 27 हार गए। तो और फिर सारी नीति, रणनीति, तमाम चीजें ये सब दिल्ली ने तय की, आला कमान ने तय की। और योगी को तो बस कहा गया कि इस जगह चुनाव प्रचार के लिए चले जाइए। फिर दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर मंडल में बीजेपी सीटें हारी, जहां मोदी जहां योगी का इलाका है, लेकिन कम तादाद में हारी। काशी मंडल में बहुत ज्यादा सीटें हारी, वाराणसी के आसपास की, अयोध्या के आसपास बड़ी सीटें हारी। अभी जो केशव प्रसाद मौर्य उछल रहे हैं वो भी अपने इलाके में बीजेपी को सीटें नहीं दिलवा पाए। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से देखा जाए तो एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपी में बीजेपी का आला कमान चाहता है कि आला कमान को क्लीन चिट दे दी जाए, यानी आला कमान से मतलब मोदी जी को क्लीन चिट दे दी जाए कि मोदी के कारण कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ बिगड़ा योगी के कारण बिगड़ा। अभी यूपी तक में भी था कि जो आप लोगों ने ट्रांसलेट किया था उत्तर प्रदेश की सीटों को, लोकसभा की सीटों को विधानसभा सीटों में, तो शायद 224 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं, जी 174 सीटें एनडीए गठबंधन की आ रही हैं, 5 सीटें रावण की पार्टी को, चंद्रशेखर रावण की पार्टी को मिल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ग्राफ गिरा है। लेकिन ग्राफ के गिरने में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एक जिम्मेदारी क्या आला कमान की बिल्कुल भी नहीं बनती है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा जो देते हैं प्रधानमंत्री, तो क्या डबल इंजन की सरकार अगर फेल हुई, मान लीजिए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, तो क्या सिर्फ एक ही इंजन फेल हुआ? एक इंजन दौड़ता रहा, एक ही इंजन, अब मान लीजिए लखनऊ वाला इंजन फेल हो गया तो दिल्ली वाले इंजन में भी इतनी शक्ति नहीं रही कि उस रेलगाड़ी को कम से कम बढ़ाकर 50 पार तो ले जाते। तो ऐसे बहुत से तमाम सवाल उठते हैं और योगी ने भी देखिए थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया है। आप देखिए बुलडोजर वाला रोक दिया गया लखनऊ में, एक दो जगह टीचर्स का जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है उस वो लागू करने पर अभी थोड़ी सी ढिलाई बरत दी गई है। और विधानसभा के उपचुनाव के लिए मंत्रिमंडल की बैठक करके 30 मंत्रियों को लगा दिया गया है। तो योगी इशारा कर रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने उनको हटाने की चुनौती भी वो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में पेश की जा रही है। और फिर एक बीजेपी के सामने मुझे लगता है कि अभी विकल्प क्या है? अगर योगी नहीं तो कौन? योगी नहीं तो क्या एक कोई ओबीसी चेहरा? और अगर योगी को हटाया गया ऐसे समय में जबकि 16% सवर्ण वोट इंडिया के गठबंधन में गया है, और योगी को अगर हटा दिया गया तो सवर्ण वोटों का कितना नुकसान उत्तराखंड में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में होगा? क्या इसका अंदाजा आला कमान लगाने की इस समय कोशिश कर रहा है? मतलब कि नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये अंदाजा लगाने में लगा हुआ है। और ये एक बड़ा सवाल उठता है मेरे में। जी। तो विजय जी, जैसे अंग्रेजी में जो कहावत है कि भाई सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज़ नन, तो वही हमको वो उत्तर प्रदेश में देखने मिल रहा है कि अब हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हार की जिम्मेदारी दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर ढोली जा रही है। मान लीजिए योगी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीटें जब बंटवारा हुआ तो उनकी बात सुनी नहीं गई, और दिल्ली से ये कहा जा रहा है कि ये राज्य सरकार की नाकामी है। तो आखिर में राजकिशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते भर में जो घटनाक्रम हुआ, खास करके केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है, जबकि वो खुद भी सरकार में शामिल है, और उस बयान के बाद में मतलब वो वाला बयान दब गया जो कहीं योगी ने कहा था कि अति आत्मविश्वास के कारण हमारी हार हुई है। तो ये जो गतिविधि हुई है पिछले 4-5 दिनों में, अब आपको क्या लगता है कि सीज़ फायर हो गया है, मतलब अभी युद्ध विराम की स्थिति है, या क्योंकि 2027 देखिए अभी बहुत दूर है, मतलब हम लोग 2027 की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी वो
कम से कम 3 साल दूर है। आप क्या देखते हैं कि तुरंत से अभी जो है, अगले कुछ महीनों में हम उत्तर प्रदेश में क्या देख सकते हैं? देखिए सर, फैसला अगर लेना है उत्तर प्रदेश को लेकर तो वो अभी होगा, ये बाद में नहीं होगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उस समय ये फैसला लेना उतना ही कठिन होता चला जाएगा, ये तय है। और जो बात रही कि सामूहिक जिम्मेदारी की, सर देखिए ये कहने की बातें होती, अगर टिकट सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री की मर्जी के खिलाफ ही तो नहीं बांटे गए ना, अन्य राज्यों में भी अगर देखा जाए तो जो वहां मुख्यमंत्री थे, क्या मध्य प्रदेश में वहां के जो मुख्यमंत्री थे मोहन यादव, उनकी मर्जी से बांटे गए, या शिवराज सिंह चौहान ने सारे टिकट बंटवा दिए, या हेमंत बिश्व शर्मा ने सारे टिकट बंटवा दिए? तो ये फार्मूला तो पूरे देश पे यूनिवर्सल लागू होता है। लेकिन हर कैंडिडेट ने चुनाव के समय ही, मुझे याद है कि यहां पर लिखत पढ़त में मैं तकरीबन 22 सांसदों को जानता हूं जिन्होंने लिखत पढ़त में दिया था किस तरीके से जिला प्रशासन उनकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा, जो चीजें वो कह रहे हैं वो नहीं की जा रही हैं। एक सुनियोजित रणनीति के तहत तमाम सीटों में, मैं और तौर जाने दीजिए अमेठी की सीट, वहां पर स्मृति ईरानी की सीट पे किस तरीके से डीएम ने पूरा सहयोग आंदोलन चला रखा था, उसको लेकर उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। अब चूंकि वो भी बड़ी नेता हो चुकी तो पार्टी के सामने तो आकर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सब चीजें अंदर खाने चल रही। एक बात तय है कि योगी आदित्यनाथ की जो पूरी टीम थी, निश्चित तौर पर जीत की बात इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर मोदी के नाम पे आप जीते तो इस हार की जिम्मेदारी आप कैसे नहीं लेंगे। लेकिन ये सच है कि अगर अंदर से रहकर कोई सैबोटाज कर रहा है तो निश्चित तौर पर मीर जाफर या विभीषण अगर कोई हो जाए तो कोई किसी को जिता नहीं सकता, वहां पर उसकी हार सुनिश्चित हो जाती। तो यहां पर इस तरीके के अगर आरोप लग रहे हैं, अगर इनमें कुछ सच्चाई पाई जाती है और वाकई इसमें कुछ तथ्य और ये कथ्य तर्क संगत साबित होते हैं तो ये कठिन होगा इस पे बच पाना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ ने पिछली बार अगर बचाया था तो इस बार वो बचाने अब तक क्यों नहीं आया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हो सकता है रिपोर्ट उसके पास भी हो। और सर एक बात और है कि अरुण कुमार जी निश्चित तौर पर वो काम देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मसला होगा ये दत्ता जी से नीचे की बात नहीं है। नहीं तो लेकिन आपने जो बात कही और डीएम के बारे में राजकिशोर जी, और ये बीजेपी की मैंने जो मतलब वो तो अब जैसे कोई आधिकारिक रूप से तो ये रिपोर्ट बाहर नहीं आती है, लेकिन उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि डीएम ने सहयोग नहीं किया। तो मेरा ये सवाल है कि जब चुनाव हो रहा है तो डीएम तो तटस्थ ही रहेगा ना, आप सहयोग की किस तरह से अपेक्षा करते कि क्या वो कोई, मैं बता रहा हूं सर, उसके पहले का मामला है ये। सपोज करिए डीएम और तहसीलदार को, एसडीएम को स्मृति ईरानी लिखती रही एक पुलिया बनवाने के लिए, 6 महीने तक इतना करेस्पॉन्डेंस हो गया। उसके बाद स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इतनी बड़ी नेता मानी है, मैं स्मृति ईरानी का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि वो एक बड़ी नेता मुझे दिखाई पड़ रही जिनका नाम जो केंद्र में मंत्री भी थी। तो आप सोच लीजिए किस तरीके की स्थितियां वहां पर तैयार होती हैं। और तो और जाने दीजिए अभी जैसे तमाम जगहों के लिए उपचुनाव के लिए बैठकें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, उस समय अगर आपने योगी आदित्यनाथ को देखा कितने इंटरव्यू दिए, उनकी अगर रैलियों को अगर आप छोड़ दीजिए तो वो किस तरीके से उस पर शिरकत कर रहे थे। तो या तो आप नाराज फूफा बने बैठे रह सकते हैं या आपको फिर संगठन के साथ चलना पड़ेगा। जो बात आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर सबको साथ लेकर चलना है तो आप अपने प्रदेश के नेताओं को भी साथ लेकर नहीं चल पा रहे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए उत्तराधिकार का जब मामला आएगा तो ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि आप किसको साथ लेकर चल पा रहे हैं, किसको साथ लेकर नहीं चल पा रहे। क्योंकि आप याद करिए ये बात किसी समय नरेंद्र मोदी के लिए भी कही जाती थी कि वो सबको साथ लेकर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाया, सबको अपने साथ लेकर चले, चाहे संघ का एक वर्ग रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा रहा हो। दिल्ली के D4 के अलावा वो सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। क्या योगी आदित्यनाथ इसमें सक्षम हो पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है सर जी। तो विजय जी आपकी क्या राय है, जो मैंने कहा कि क्या अब ये युद्ध विराम हो गया है या अभी आपको कोई, हमको कोई तुरंत से वहां पर कोई बदलाव होता हुआ दिखता है? मतलब वो शायद संगठन में हो जाए, सरकार में हो जाए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का ही बदलाव हो जाए, क्योंकि उसका खंडन बार बार बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन कहा गया भाई कहीं गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा, कभी कहा गया सूचना विभाग दे दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि अब ये स्टेटस को बना रहेगा या बीजेपी इसको तोड़ेगी? क्योंकि जैसा कि राजकिशोर जी ने भी पहले कहा था और आपने भी कहा था कि कल्याण सिंह की बार बार याद दिलाई जाती है कि वाजपेयी जी ने कार्रवाई की और उसके बाद बीजेपी जो है वहां पे 10 साल तक उठ नहीं पाई। 20 साल तक नहीं आई थी। एक डीएम के बारे में मुझे ये कहना है कि एक तो सरकारी अधिकारियों का काम फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, किसी पार्टी को जिताना, किस पार्टी को हराना नहीं है। दूसरा बात है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि साहब विधायकों की चलती नहीं है, अफसरशाही हावी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्टरों को और एसपीओ को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और मुख्यमंत्री इनको बढ़ावा दे रहे हैं और ये लोग बीजेपी को हराने में तुले हुए हैं। तो ये समझ से परे है। या ये लोग क्या योगी के इशारे पर लोकसभा के कैंडिडेटों को हराने में लगे हुए थे? ये अपने आप में थोड़ी हैरानी की बात है।
जहां तक आपने स्टेटस को की बात की, मुझे लगता है कि स्टेटस को अब शायद रहेगा और हो सकता है नया अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाए, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस मंत्रिमंडल में कर दिए जाए, लेकिन लगता है कि 10 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनके नतीजों का शायद आलाकमान इंतजार करेगा और उसके तत्काल बाद जब भी वो चुनाव होंगे उसके बाद हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र की राज्य के जो चुनाव है वो बिल्कुल करीब करीब चरम पर होंगे। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ये चुनाव ये इस साल के अंत तक चीजें मुझे ऐसा लगता है टल जाएंगी और ये 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद तो हो सकता है योगी का जो मान लीजिए विपरीत नतीजे आए तो योगी का जो राजनीतिक ग्राफ है थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी इस बातचीत के लिए। राजकिशोर जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने बात की उत्तर प्रदेश के बारे में और अब ये देखने वाली बात ये है कि लोकसभा के जो अप्रत्याशित नतीजा है ख़ास करके उत्तर प्रदेश से भाजपा के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट अब हमको देखने मिलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली या लखनऊ या दिल्ली के बीच में तनाव भी दिख रहा है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा यानी क्या इसके बाद कोई एक्शन होगा, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। ख़ास करके जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो कि लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसी समय साथ में करवाए जाएँगे क्योंकि 6 महीने की अवधि होती है उसके लिए। तो अभी अगर भले ही ये लग रहा है कि ये युद्ध विराम हो गया या लड़ाई टल गई है, लेकिन अभी भी जो अंदर दोनों पक्षों में या दोनों धड़ों में जो तनाव है, वो बाहर दिख रहा है, वो पब्लिकली नहीं दिख रहा है, कोई बयान नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों के ज़रिए तो ये बातें बाहर आ रही है। तो साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आपको ये शो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको अगले हफ्ते उसके जवाब देंगे।